करें जिससे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को खत्म किया जा सके, जिससे मानव जीवन को बचाया जा सके। मानव बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निषाद जी। नेक्स्ट स्पीकर प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब। 70 के दशक में गमन नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। बड़ा रोमांटिक सा गाना था, लेकिन आज अगर ये गाना गुनगुनाओ तो लोग पूछेंगे दिल्ली में रहते हो क्या। तो ये हालात हैं, गाने के मायने ही बदल जा रहे हैं क्योंकि प्राथमिकताओं के मायने भी बदले हैं। एक लाइटर नोट पे शुरू करूंगा माननीय वाइस चेयरमैन साहब। 3 दिसंबर 21, अभी बीता 3 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही थी, उत्तर प्रदेश की यूनिट्स बंद की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश ने हलफनामा दिया और कहा कि साहब हमारे यहाँ से कोई प्रदूषण दिल्ली नहीं पहुँच रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, डू यू वांट अस टू शट डाउन इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कई दफ़े हमारी प्राथमिकता में है ऐसे तर्क हम देते हैं जिससे हमारी विषय वस्तु के भी प्रति जो गंभीरता होती है उसका अभाव थोड़ा दिखता है, और वो अभाव न पक्ष है न विपक्ष है, वो निष्पक्ष अभाव है। ये वो इधर भी नहीं वो है, उधर भी है, और वो निष्पक्ष सा अभाव है। मैं देखिए, अभी हाल के दिनों में विद्यालय बंद हुए दिल्ली में, हम सब जानते हैं विद्यालय बंद हुए, प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और ये कहा गया वर्क फ्रॉम होम। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, वर्क फ्रॉम होम इज अ लग्जरी, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम उनके हिस्से, उनके पल्ले नहीं पड़ता है। करना इसलिए पड़ता है, इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो आप इंटरवेंशन करते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं, बीते 5 वर्षों का कम से कम मेरा अनुभव है कि नवंबर दिसंबर के महीने में, अक्टूबर के आखिरी से आप टेलीविजन और अखबारों की हेडलाइन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कुछ दिन इसी पे चर्चा होगी, स्मॉग टावर लगेगा, हवा की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और प्रकृति इंटरवीन कर देती है, कभी बारिश हो जाती है, फिर जनवरी से इस पर कोई चर्चा नहीं होती, फिर हम अक्टूबर का इंतजार करते हैं। तो जब अमी जी ने जो ये रेजोल्यूशन दिया है उसको निरंतरता में जब हम लोग जब तक नहीं देखेंगे, ये मैं समझता हूं इस तरह के रेजोल्यूशन भी आते रहेंगे और इस तरह के बयानात भी आते रहेंगे। एक और चीज जो मैं बीते कई वर्षों से देख रहा हूं, हालांकि उसके कुछ क्लैरिफिकेशन हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना आया तो सबसे बड़ा दोष पराली का हो जाता था, स्टबल बर्निंग सबसे बड़ा दोष। मतलब भारतीय किसान कटघरे में खड़ा दिख रहा है कि उसने पराली जलाई और गुणवत्ता हवा की उसने खराब कर दी। भला हो वैज्ञानिक अध्ययन का, जिसने ये कहा है कि तकरीबन 9 से 10% ही योगदान हमारे किसान भाई बहनों का है। तो एक तरह से तो उनको जो लगातार गुनहगार ठहराए जा रहे थे, और सबसे आसान है किसान का नाम ले लेना, गरीब गैया है, उनके नाम पर कुछ बांध दो। बड़ी इंडस्ट्री को हम कह नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी जो हमारी है, हमारे जनतंत्र को भी किसी न किसी प्रकार से वो कंट्रोल कर रही है। तो पूंजी की बड़ी शक्ति होती है और हरे को हरि नाम, किसान स्टेबल बर्निंग के लिए। तो मैं समझता हूं कि इसके मद्देनजर भी चर्चा होनी चाहिए। सर एयर पोल्यूशन खासतौर पर मैं अगर कहूं, इसकी वजह से जीडीपी लॉस 3% तक जाता है। Studies have shown this. Whereas, imagine, we as a nation spend only 1 to 1.5% on health. Loss 3% का है और हमारी प्राथमिकता में हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये सारे तथ्य मैं सिर्फ आपके माध्यम से सदन के समक्ष रख रहा हूं ताकि आगे जब चर्चा हो, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हो, और उसमें खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं और बिहार के हम बहुत सफर करते हैं, उत्तर प्रदेश का भी एक हिस्सा बहुत सफर करता है। जब इस तरह के एयर पोल्यूशन की वजह से यूनिट्स बंद होती हैं और तो वो जो असर होता है ना सर, वो असर थाली तक जाता है। माननीय चीफ व्हिप साहब, थोड़ी नजरें इनायत, बड़े गौर से आपको सुने थे, समय बांट रहे थे, आज सब ले लिया आप ही। नहीं सर, ऐसे ही हल्के में मैं
तो वो मैं कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्य, वी आर मोर वल्नरेबल टू सच एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एक और चीज कह करके फिर एक हल्की चीज कहूंगा। देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी कितनी जबरदस्त होती है। हम सब प्री बॉटल्ड वाटर एज से पहले जन्म हुआ है। मुझे स्मरण है, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था, जब पहली बार मिनरल वाटर इंट्रोड्यूस हुआ तो हम सड़कों पे आ गए, कहा साहब हमारा पानी भी बिकेगा। हालांकि देखिए देश कितना बदल गया, हम भी कितना बदल गए। हाँ, हम लेना शुरू कर दिए हम भी। अब वो एक जो डर को भी ना, पूंजी बहुत अद्भुत चीज है सर, ये डर का भी बिजनेस कर लेती है। इट कैन मेक मनी आउट ऑफ योर फियर, एंड वी हैव ऑल सीन दैट ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक एंड सीन इट विथ टीयर्स इन आवर आईज। अभी एयर प्यूरिफायर नाम की एक अद्भुत चीज आ गई है सर। हर प्लेटफॉर्म पे आपको एयर प्यूरिफायर मिलेगा, और ऐसे उसका प्रचार हो रहा है कि अगर आपके घर में एयर प्यूरिफायर नहीं है तो घर में किसी न किसी की मौत सुनिश्चित है, दम घुट जाएगा, आपकी आयु कम हो जाएगी वगैरह वगैरह। और जान का डर सबसे बड़ा डर होता है, तो कर्जा लेकर के भी आदमी एयर प्यूरिफायर खरीद ले रहा है। किसी को पता नहीं है उससे हवा की गुणवत्ता में कितना फर्क आ जाएगा, या मौत टल जाएगी या आयु बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, आयु बढ़ाने वाली तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, शक्तिवर्धन की चीजें चल रही हैं, आयुर्वेद में भी चल रहा है, होम्योपैथ में भी चल रहा है, आयुर्वेद में भी चल रहा है, और कई लोग तो टेलीविजन चैनल में चल ही इसलिए रहे। खैर, माननीय उपसभापति महोदय, खास तौर पे गरीब बच्चे और गरीब परिवारों के बच्चे बहुत सफर करते हैं, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास की एक जो घर की अवधारणा है, बंद घर है, एक बालकनी है, उसमें गमले लगे हुए हैं। आमतौर पर गरीब परिवारों को, बच्चों को अपने खेल के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, और कई जगह ऐसी परिस्थितियां होती हैं सर कि उसको भोजन उपलब्ध कराना उसकी पहली चुनौती होती है, बनिस्बत कि वो प्रदूषण वगैरह को सोचे। सर एक चीज मैं कहना चाहता था कि जब मैं कह रहा था कि पूंजी की गिरफ्त, तो रॉबर्ट इंगरसोल थे जिनको कोट किया हमारी कलीग अमी जी ने भी कोट किया कृष्णा अय्यर को। वो कहते थे कि ओनली फ्यू रिच मैन ओन देयर प्रॉपर्टी, फॉर द रेस्ट देयर प्रॉपर्टी ओन देम, देयर प्रॉपर्टी ओन्स देम। ये इस तरह का जो मिजाज होता है सर, ये मिजाज मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इस तरह के विषयों पे बात करते हैं। सर महात्मा गांधी का उदाहरण संदर्भ कई दफा आया, मैंने सदन में पूर्व में भी कहा था। महात्मा गांधी जितना पारिस्थितिक, जिसको कहते हैं कि इन्वायरमेंटल, जिसको क्लीनिनेस, जिसको हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जितना उनका उस पर जोर था, उतना ही मानसिक स्वच्छता पे भी जोर था सर। हमने गांधी को चश्मे में महदूद कर दिया अपने बापू को। जरूरत इस बात की थी कि गांधी का चश्मा पहनते, गांधी को चश्मा ना बनाइए, गांधी के चश्मे का इस्तेमाल करिए। मैं समझता हूं उससे बहुत सारा जहर सर, चूंकि हम मानसिक स्वच्छता पर भी इसी बहाने कि जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल लाइफ, हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स पोल्यूट हुआ है, मैं किसी को दोष नहीं देता सर, लेकिन मैं पहले भी सदन में कहा था कि हमारी जुबान नेचुरली शत्रुता की जुबान हो गई है। हम मित्र भाव से बात ही नहीं कर सकते। प्रतिस्पर्धा का मतलब हमने समझ लिया है कि वॉर में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और तमाम ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाए जिस शब्दावली में गरिमा ना हो और जिसमें कोई भी प्रतिष्ठा ना हो सर। तो वो एक चीज कह करके एक अपने बिहार के संदर्भ में कहूंगा सर, बस 1 मिनट और लूंगा। आज सर आपने सब पर कृपा बरसाई है, मुझी पर क्यों? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार में आमतौर पर पानी को लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि एम्स में अगर आप विश्लेषण करें तो वाटर बॉर्न डिजीज वाले सबसे ज्यादा बिहार से आते हैं। खास करके हमारा सीमांचल का इलाका है सर, आर्सेनिक लेवल बहुत है, और ये आप वहां के बच्चों की डिफॉर्मिटी में देख सकते हैं, कई और तरह की बीमारियों में देख सकते हैं। तो जो हम जब इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं ना, तो उसको इस सदन के बाहर हमारी कार्यशैली में, हमारी प्रतिबद्धताओं में जाना चाहिए सर। ये बहुत टेम्पटेशन एक आसान सा होता है। 1 मिनट लूंगा सर, आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगा। कुछ नहीं, वो थोड़ा माइनर डिस्टर्बेंस हो गया। मैं ये कह रहा था
कि सर पोल्यूशन के कारण जो अध्ययन बताता है कि धुंध सब दिखता है। धुंध सर वैसे भी कहीं दिखना नहीं चाहिए, सदन में भी धुंध नहीं दिखना चाहिए, बाहर भी धुंध नहीं दिखना चाहिए। अगर धुंध प्रिय लगने लगता है लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती है। क्लैरिटी हर जगह चाहिए, यहां भी धुंध छटनी चाहिए, बाहर भी धुंध छटनी चाहिए, क्योंकि इससे 9,50,000 मौतें तकरीबन हर वर्ष हो रही हैं। सर इंडिया इज रैंक्ड थर्ड ओनली टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इस मामले में हम एक जैसे हैं सर, एक ही कोख से निकल के 3 जगह गए, लेकिन देखिए प्रदूषण में हमने एक दूसरे को कंपटीशन दिया हुआ है, कॉम्पीट कर रहे हैं। इसलिए वहां की एक शायरा ने लिखा था, भाई हम भी तुम भी हम जैसे निकले सर। और एक आखिरी टिप्पणी ये करूंगा कि जब एक तो इनके रेजोल्यूशन के मैं पक्ष में हूं, क्योंकि एक बार अगर हम जो एक फ्रेज यूज करते थे कृष्णा अय्यर, डेमोक्रेटिक लीगैलिटी, एनीथिंग विच इज पॉसिबल टू अचीव प्रोग्रेस कैन बी डन, तो डेमोक्रेटिक लीगैलिटी के फ्रेम में हम इसे करने की कोशिश करें, इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करें, और मैं जय हिंद बोलूं और अपनी जगह पकड़ लूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, और अमी याग्निक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखा है। ये न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है मान्यवर। और हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कई विषयों पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू लेके उस सफाई अभियान में हिस्सा लिया, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और हम लोगों ने भी उस सफाई अभियान में हिस्सा लिया मान्यवर, इस धारणा के साथ, इस सोच के साथ कि स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राजनीतिक दलों के मतभेद को दलगत भावना से ऊपर उठ के किसी राज्य की, किसी देश की, किसी स्थान की, वहां रहने वाले लोगों की भलाई कैसे हो सकती है, यह महत्वपूर्ण है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर, आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी अभी यहां पे बोल रहे थे तो उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यहां पे मृत्यु दर बढ़ गई, प्रदूषण बढ़ गया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर हम राज्यों के दोषारोपण की कार्रवाई में पड़ेंगे मान्यवर, तो इससे प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से तो हम लोग नहीं निपट सकते। राजनीतिक रूप से एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से अगर हमें निपटना है तो आपस के मतभेद को भुलाकर इसके लिए कदम क्या उठाए जा सकते हैं वो हमें सोचना होगा और उसके लिए आगे बढ़ना होगा। जो यहां पर आंकड़े दिए गए, स्टबल बर्निंग से 30% स्टबल बर्निंग से प्रदूषण, वाहनों से 30% प्रदूषण, बायोमास की बर्निंग से 20% प्रदूषण। प्रदूषण के कई कारण हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को उसमें जोड़ लीजिए, और यहां पे कई प्रकार के प्रदूषण, जल प्रदूषण की भी बात हुई, वायु प्रदूषण की भी बात हुई। इसको दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाया मान्यवर? दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कदम उठाया, मैं दिल्ली का सांसद हूं इसलिए आपके सामने बताना चाहूंगा। मान्यवर, हमने दिल्ली के विधानसभा में 100 किलोवाट का सोलर प्लांट के जरिए वहां पर दिल्ली की पहली विधानसभा, देश की पहली विधानसभा दिल्ली की विधानसभा है जहां पे पूरी बिजली हम सोलर के जरिए प्राप्त करते हैं और इससे करीब करीब 10 लाख रुपए सालाना बचत करते हैं। दिल्ली में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है डीपीसीसी, 478 करोड़ रुपए हम लोगों ने डीपीसीसी के माध्यम से खर्च किया अलग अलग योजनाओं में जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। दिल्ली के अंदर ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा, बिजली 24 घंटे देके जनरेटर के माध्यम से जो प्रदूषण होता था
उसको हमने खत्म किया। ऑड इवन की स्कीम हम लागू किए मान्यवर, हमारी आलोचना भी हुई और इस सदन में एक सदस्य थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो उस ऑड इवन की स्कीम के खिलाफ खड़े हो गए। हमारे खिलाफ खड़े हो, अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छी जनहित में कोई स्कीम आ रही है, प्रदूषण को रोकने के लिए कोई स्कीम आ रही है, उसके भी खिलाफ आप लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऑड इवन की स्कीम हम लोगों ने लागू किया और आज मुझे प्रसन्नता है कि वो ऑड इवन की स्कीम गुड़गांव में, झज्जर में, आपके जो शासित राज्य है वहां पे भी लागू हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर मान्यवर सीएनजी बसें हमने बढ़ाई, स्मोक टावर्स हमने लगाए, दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग के लिए हर 1.5 किलोमीटर पे चार्जिंग के लिए वहां पे इंतजाम किया है, बैटरी चार्जिंग का। ऐसे तमाम कदम दिल्ली की सरकार ने उठाया और सबसे बड़ा कदम जो उठाया बायो डिकम्पोजर का, यानी कि पराली को खाद में कैसे तब्दील करना है, पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जितना कृषि क्षेत्र है वहां पर जो पराली थी उसको बायो डिकम्पोजर के जरिए कैसे उसको खाद में तब्दील किया गया और पराली से क्या क्या चीजें और बन सकती हैं, इसका एक पूरा खाका देश के सामने रखा और अपील की बाकी राज्यों से, अनुरोध किया बाकी राज्यों से, हरियाणा से, पंजाब से, कि भाई किसानों पे दोषारोपण बंद कीजिए, किसानों पे मुकदमे लगाना बंद कीजिए, किसानों पे आप पराली जलाने के कारण एक नहीं अनेक मुकदमे कर सकते हैं, लेकिन पराली की समस्या से अगर निपटना है स्थायी रूप से तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके और पराली को खाद में तब्दील करके, पराली के जरिए कोयले का उत्पादन हो सकता है, पराली के जरिए बिजली का उत्पादन हो सकता है, पराली को कई चीजों में उसका सदुपयोग किया जा सकता है और यह पूरा एक खाका रखा गया। ये एक आपके सामने अच्छा सॉल्यूशन था। मात्र 50 लाख रुपए दिल्ली की सरकार ने इसमें खर्च किया और एक कृषि क्षेत्र जो दिल्ली में है वहां पे बायो डिकम्पोजर के जरिए पराली की समस्या से निपटने का काम दिल्ली की सरकार ने किया मान्यवर। और मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम प्रदूषण रोकने के मामले में जिसके लिए खुद देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसमें एकता दिखाइए। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के बच्चों की चिंता करते हुए कहते हैं कि भाई पटाखे नहीं दगाने हैं, श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसा ठीक कहा हमारे शुक्ला जी ने, श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, जब प्रदूषण बढ़ेगा सर तो श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी। तो विरोध में पटाखे दगाए जा रहे हैं, कह रहे नहीं साहब हम तो दगाएंगे पटाखे। क्या इस प्रकार की भावना से मान्यवर हम लोग प्रदूषण से लड़ पाएंगे कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए दीपावली में पटाखे न दगाए जाएं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है, और हम कह रहे हैं नहीं साहब हम तो दगाएंगे, हम तो ऑड इवन का भी विरोध करेंगे। इस भावना से प्रदूषण की समस्या से हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कौन किस दल का है, किस राज्य में किस दल की सरकार है, इन बातों को भूलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए हम कैसे इस प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो तय करने की जरूरत है। दिल्ली की बात आपने की तो एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा मान्यवर, केंद्र सरकार ने देश के 42 शहरों को प्रदूषण से लड़ने के लिए 2200 करोड़ रुपए की योजना लागू की। प्रदूषण से लड़ने के लिए मान्यवर 2200 करोड़ रुपए, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। अब इसमें शहर कौन कौन से हैं? 244 करोड़ रुपए मुंबई के लिए, 192 करोड़ रुपए कोलकाता के लिए, 139 करोड़ रुपए बेंगलोर के लिए, 90 करोड़ रुपए चेन्नई के लिए। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको सर, मिलना भी चाहिए इन राज्यों को। दिल्ली जिसके प्रदूषण की चिंता आप सब कर रहे हैं और जिस जगह पे आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं सर, और पूरी सरकार रहती है, दिल्ली को प्रदूषण से लड़ने के लिए 0 पैसा दिया गया, 0 मान्यवर। मैं चाहूंगा मंत्री जी जब इस पे जवाब दें तो इस बात को रखें कि हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार प्रदूषण के मामले में भी क्यों करते हैं आप? क्या हवा अगर प्रदूषित होगी तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के श्वास में जाएगी, संजय सिंह के श्वास में जाएगी, और जो बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं या दूसरे दलों के लोग हैं उनके श्वास में नहीं जाएगी? ऐसा तो नहीं है। अगर सड़कें टूटी होंगी तो उसका नुकसान सबको, प्रदूषण होगा तो उसका नुकसान सबको। तो इसलिए प्रदूषण जैसे मुद्दे पर भी
आप दिल्ली के साथ जो भेदभाव करने का काम करते हैं, इसको बंद कीजिए। एक ऐसी योजना बनाइए जिससे प्रदूषण की समस्या से अस्थायी समाधान निकल सके, वरना अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम लोग न्यायालयों के आदेश का पालन करते हुए ही बीतता है हमारा पूरा समय, और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। न्यायालय को कहना पड़ता है ये कदम उठाइए, ये कदम उठाइए, स्कूल बंद कीजिए। मजदूरों को संकट आ जाता है सर, जब हम कंस्ट्रक्शन बंद करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में मजदूर बेरोजगार होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उनकी तो 2 वक्त की रोटी उसी चूल्हे से, मजदूरी से, जो चूल्हा जलता है उससे चलती है सर। और मजदूर एकदम बिल्कुल, जब कंस्ट्रक्शन बंद होता है आपात स्थिति में बिल्कुल, तो वो लोग बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, कोई उनके पास साधन नहीं होता। तो मैं फिर से एक बार यह अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि ये प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको राज्य सरकारों के साथ मिलकर और इसका जो अस्थायी समाधान निकलता है, जो कुछ आप अच्छा कर सकते हैं उसको हम ग्रहण करें, जो कुछ दिल्ली की सरकार और केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं उसको आप ग्रहण करें और प्रदूषण का एक अस्थायी समाधान निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। धन्यवाद संजय सिंह जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री महेश पोद्दार। धन्यवाद उपसभापति महोदय। याज्ञनिक जी ने जो प्रश्न सदन के सामने रखा है वह एक चेतावनी है, और ये चेतावनी हम सब के लिए है, सारे विश्व के लिए है। और जब कोई खतरा आने वाला होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि उस खतरे से बार बार आगाह किया जाए। मैं समझता हूँ जो बातें उन्होंने कही है वो कोई नई बात नहीं है, हम सब अवगत हैं, और जो भी थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते हैं, जागरूक हैं, वो सब इन समस्याओं से जग जाहिर है वो सब कुछ। लेकिन फिर भी बार बार इसकी चर्चा करना उचित ही है, क्योंकि यदि कोई सुधार की संभावना हो और यदि हम एक दूसरे के विचार को प्रभावित करके उसको सुधार की दिशा में ले जा सकते हो तो इसका स्वागत है, क्योंकि ये सबके फायदे के लिए है। लेकिन उनकी बातों से कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कहना चाह रही है कि ये समस्या बड़ी है और ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस भावना से ऊपर उठ करके यदि कोई सुझाव हो तो वहाँ हम स्पेसिफिक सुझाव दें, क्योंकि उनके जो सरकार कर रही है उस पर मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा। लेकिन उसके पहले याद करें उन दिनों को जब लॉकडाउन हुआ था। एक दिन अचानक मैंने देखा कि हमारे घर के पिछवाड़े में जो पेड़ है उसमें सैकड़ों तितलियां, अचानक सफ़ेद रंग की तितलियां दिखने लग गई। दूसरे दिन और तितलियां दिखने लग गई, और कुछ ऐसा महसूस हुआ, और कई मित्रों ने भी ये बात साझा की कि दिल्ली का आसमान भी बिल्कुल नीला हो गया था। तो प्रकृति हमको चेतावनी भी देती है, हमें परेशान भी करती है और हमें समाधान भी दिखाती है। तो वो समाधान उन्होंने दिखाया प्रकृति ने कि या तो सुधर जाओ और नहीं तो ये परमानेंट लॉकडाउन होने वाला है, चाहे अपनी मर्जी से करोगे या मजबूरन करना होगा तुम्हें। लेकिन यदि नीला आसमान देखना चाहते हो तो गानों में नहीं मिलेगा, उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। और ये एक अनुभव था, एक अच्छा अनुभव था लॉकडाउन का। अदरवाइज तो मानवीय जीवन के लिए बहुत कष्टप्रद अनुभव था, लेकिन ये एक अच्छा अनुभव था, इसका एक अच्छा पहलू था। महोदय, उन दिनों कहीं कहीं पे अचानक गौरैया जो कभी दिखती नहीं थी वो दिखने लग गई थी। तो ये तो तय हो गया कि ये जो प्रदूषण है इसके कारण प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ होता है उसका इकोलॉजिकल बहुत सारे प्रभाव होते हैं, और मनुष्य के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव होता ही है। जब पेड़ पक्षियों पे हो सकता है तो मनुष्य पे तो होना स्वाभाविक है। महोदय, अभी पिछले दिनों पद्मश्री जो अवार्ड हुए तो उसमें तुलसी गौड़ा जी को अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तुलसी गौड़ा जी की उपलब्धि थी कि उन्होंने एक साधारण गांव की महिला होने के बावजूद अपने जीवन में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए। ये एक पहचान कि जो हर छोटे से छोटे जगह पे भी
रह करके प्रकृति को ताकत देने का काम कर रहे हैं, उनकी समाज में पहचान होना, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। शायद वो किसी कमेटी से अधिक पावरफुल मैसेज है कि भाई ऐसे लोगों का भी सम्मान मिलना, और ये भी हमारी समाज की आवश्यकता है जिसे हम पूरा कर रहे हैं। आज प्रदूषण की समस्या कभी होती थी तो गरीबों के लिए होती थी, जो कल कारखाने के आसपास रहते थे। महंगे घरों में रहने वालों के लिए ये समस्या नहीं होती थी। लेकिन अभी हमारे साथियों ने बताया कि दिल्ली की क्या हालत है, और दिल्ली की जो हालत ख़राब है उसमें चाहे वो भले कितनों ही एयर कंडीशनर लगा लें या एयर प्योरीफायर लगा लें, उनको अगर प्रदूषण है तो उससे जूझना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं। और जब ये समस्या हर घर की, हर परिवार की, हर व्यक्ति की, हर पशु पक्षी की हो गई है, हर ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है, तब ये समस्या पे बार बार चर्चा होना स्वाभाविक है, और पूरे विश्व में ये चर्चा होना स्वाभाविक है। महोदय, जो राष्ट्र और संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखती है, वह थोड़े से प्रयास से ही पर्यावरण और पारिस्थितिक की संतुलन प्राप्त कर सकता है। जियो और जीने दो के दो मंत्र के सूक्ष्म विस्तार से पशु पक्षी, नदी नाला, जंगल पहाड़ सभी की सम्यक रक्षा हम कर सकते हैं। महोदय, ये तथ्य है कि जब से जैसे सभ्यता का विकास होगा वैसे वैसे पोल्यूशन को तो आप रोक नहीं सकते, पोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन ट्रिक ये है कि उस पोल्यूशन को आप नियंत्रण में कैसे करते हैं, उस पोल्यूशन को आप प्रबंधन कैसे करते हैं। ये एक चुनौती है मनुष्य के सामने, और उसमें इस चुनौती में हमारा व्यवहार, हमारी समझ और हमारा ज्ञान और तकनीकी, ये सारे चीज़ मिल करके इस चुनौती से हमें ऊपर उठाएंगे। महोदय, सभ्यताई विकास के क्रम में हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि यदि आज हमने अपने अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में ढिलाई बरती और इसको असली जामा नहीं पहनाया इसके प्रबंधन को, तो हम पर्यावरण को दूरगामी नुकसान पहुंचाएंगे। महोदय, प्लास्टिक जैसी चीज़ जिसको हम रोक नहीं सकते, ये एक पता नहीं, मैं कल्पना भी करता हूँ तो हमने अपने खुद के जीवन में देखा है प्लास्टिक का उदय होते हुए, और उसके पहले दुनिया कैसे चलती थी आज हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको याद है कि जब हम किसी किराने की दुकान में जाते थे तो कागज़ के ठोंगे में हमको सामान दी जाती थी, और ज़्यादा कदा वो फट भी जाता था, लेकिन फिर भी हम उससे खुश थे कि हम सामान लेके आ रहे हैं। आज कोई सोचता भी नहीं है कि कागज़ के ठोंगे में कोई सामान देगा और कोई लेगा। हम जब कोई वस्तु का क्रय करते हैं, या तो हमें प्लास्टिक का थैला मिलता है या फिर 20-25 रुपए के एक कपड़े का थैला मिलता है। उस कपड़े के थैले के पीछे जो कितना इकोलॉजिकल प्रभाव पड़ा हो उस कपड़े को और कपास को उपजाने से लेकर के कल कारखाने तक, उसको हम देखते नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो वहाँ है। और जो कागज़ के ठोंगे की जिसकी बात कर रहा हूँ, वो एक तरह से रिसाइकिल था, वो परंपरा ही खत्म हो गई और वो सोच भी खत्म हो गई, लेकिन इस सोच को हमें वापस लाना पड़ेगा। महोदय, जल, जंगल, जमीन, जानवर, आजीविका और जीवन का क्रम तभी सुचारू रूप से चलेगा जब ये पर्यावरण के साथ तालमेल में चलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो विषमता आएंगी, और वो विषमताएं बहुत तरह की और अनेक बड़ी विषमताओं को लाएंगी, जिसका समाधान भी शायद हम ढूंढ नहीं पाएंगे और हम पछताएंगे। आवश्यकता है कि प्रत्येक मानव गतिविधि के पीछे पर्यावरण और समाज पर प्रभाव की कल्पना के चिंतन की कार्य संस्कृति को विकसित किया जाए। महोदय, बचपन से जो हमने सीखा है, कुछ संस्कार पाए हैं, वो संस्कार प्रकृति के नज़दीक हमें लाता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें दूर होती जा रही है। यदि हम हिंदुओं के पूजा पाठ की रीति रिवाज को भी समझें और कुछ बिलीफ सिस्टम को हम ध्यान से देखें, मैं अन्य धर्मों में भी होगा, उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन तो देखें, हम नेचर के बहुत नज़दीक थे। हमें बचपन से सिखाया गया कि नदी की पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो, पेड़ में धागे बांध करके हमारी महिलाएं, बहनें
अपने सुहाग की रक्षा की भीख मांगती है। ये सब मात्र सिंबॉलिक नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम का, एक आस्था का प्रश्न है, और वो आस्था कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जोड़ता था। अब शहरों में जब कुछ त्यौहार इस तरह के आते हैं, जब बड़ वृक्ष की खुदाई होती है, तो महिलाओं के सामने एक समस्या होती है। उनका मन कहता है, उनकी आस्था कहती है कि बड़ वृक्ष में तुम धागा लपेटो, लेकिन बड़ वृक्ष आए कहाँ से? तो महोदय, अब बड़ की डालियां बाजार में मिलती है और उन्हीं डालियों से काम चलाना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक प्रयत्न होता है कि हम बड़ वृक्ष के साथ में अपने आप को जोड़ के रखें, ऐसा प्रयत्न होता है। लेकिन उससे आगे जब हम सामाजिक पहलू में जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने हमें एक रास्ता दिखाया था, और कोई नया रास्ता नहीं है या कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक अलग तरीके से करने की उनकी जो प्रवृत्ति है और एक ये मैं गुण है, मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा, सदन को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के रूप में जब उन्होंने शपथ ली थी और उसके पहले बाद में हर समय वो बार बार सफाई पे जोर देते रहे, स्वच्छता पे जोर देते रहे। और महोदय, मुझे ब्रिक्स के एक सम्मेलन में जाने का मौका मिला, जब मैंने वहाँ पे बताया कि हमने 9 करोड़ शौचालय बनाए हैं इस देश में और ODF के माध्यम से, तो सब लोग थोड़े भौचक थे। उन्होंने पूछा कितने समय में? हमने कहा 5 साल में। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो महोदय, ये स्वच्छता की तरफ एक ठोस परिणाम, ठोस कार्यक्रम करने का एक है कि मैं घर से शुरुआत करूं, अपनी दैनिक जीवन जब शुरू करता हूं, वहां से मैं एक स्वच्छता के रूप से चालू करूं, जिससे कि मेरे जीवन का एक अंश बन जाए और वो सोच भी उसके अंदर में आ जाए। महोदय, यदि हम भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को अपनी कार्य प्रणाली में समावेश किया है। स्वच्छता से शुरू हुआ भारतीय अभियान नदियों को सुचारू रखने, उसमें निर्मलता को वापस लाने और वनों को पुनर्जीवित करने, मानव प्रयोगों से प्रभावित प्रत्येक प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट क्लियरेंस और पर्यावरणीय मूल्यांकन पर बल दे रहा है। महोदय, मैं जिस राज्य से आता हूँ, आप भी उस राज्य से आते हो, उसके पड़ोसी राज्य से आते हो, और हम दोनों के पास में विरासत में हमें बहुत अच्छी इकोलॉजिकल सिस्टम मिला है हमें। और जनजातीय लोग उस कठिन परिस्थिति में भी जंगल को अपने जीवन का आधार बना करके और अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी ज़रूरत को कम से कम करके उन्होंने सदियों तक अपना जीवन बिताया है और एक दुनिया के सामने एक आदर्श महसूस प्रस्तुत किया है। महोदय, कहीं पे बात हो रही थी स्टील के कंजम्पशन की, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो 3-3.5 करोड़ लोग जो झारखंड में रहते हैं, उसमें कम से कम 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो जीवन में 10 किलो लोहा भी नहीं खरीदते, और वो उनकी आवश्यकता ही नहीं है। और जो आवश्यकता अगर है, तो यदि कोई खुरपी पुरानी हो गई है तो उसको फिर से लोहार बना करके और दोबारा उपयोग में ला देता है। तो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट जो कम हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को मिला है। और पूरे देश के अगर भारतीयों की रिक्वायरमेंट कम हुई है, आवश्यकता कम हुई है, खपत कम हुई है, तो इसका मतलब हमने कुछ चीज़ों से अपने आप को वंचित किया है, लेकिन पूरे विश्व को हमने बहुत कुछ अनजाने में दे दिया है। और जिसकी यदि हम आज चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे डेवलप नेशन जो है परेशान हो जाते हैं कि ये मांग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत से वो अपने आदत से वो लाचार है, और उस आदत में वेस्ट करना, व्यर्थ नाहक बर्बाद करना उनकी आदत का एक और जीवन का एक हिस्सा बन गया है। हमने अपशिष्ट प्रबंधन के नौचारी प्रयोगों से हमने प्रदूषण को जड़ में ही रोकने की कोशिश की है, और यह प्रयास प्रभावी तरीके से जारी है। महोदय, यह मैं उल्लेख जरूर करना चाहूँगा कि आई थिंक 2019 में गडकरी जी ने कहा था, अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी थी कि हमने गंगा को स्वच्छ किया है, तभी प्रियंका जी ने उसको पिया है। तो ये गंगा एक नदी ही मात्र नहीं है, और गंगा तो एक उदाहरण है नदियों का। सारे देश की नदियों को साफ सुथरा करने का जो प्रयत्न चला है, और अपशिष्ट कम से कम जाए नदी में, इसके लिए पिछले कुछ सालों में, 6-7 साल में विशेषकर जो प्रयास हुए हैं, उसके परिणाम अब सामने दिख रहे हैं।
प्रयास तो वैसे बहुत सारी सरकारों ने किया, लेकिन परिणाम जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। और अब जब परिणाम आ रहे हैं तो उसको हम देख पा रहे हैं, मूल्यांकन कर पा रहे हैं। लेकिन ये इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं है, ये समाज ने जब हमें जिम्मेवारी दी है संतुलन बैठा के रखने की, तो चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इसमें हम दो मत हो ही नहीं सकते। ये हम सब की सामूहिक दायित्व है और इसमें हम सबको मिलकर ही काम करना है। महोदय, प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जो कभी कभी सदन में देखने को मिलता है, लोग बर्दाश्त करते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रदूषण तो है वो भी। रेडियो धर्मी प्रदूषण, महानगरीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जीवन और व्यक्ति के प्रत्येक आयाम को प्रभावित करता यह प्रदूषण हमें सामान्य रूप से जीने नहीं देता। जिस तरह से हम चाहें तो भी नहीं जीने देता है, सारी सुविधाओं होने के बाद भी जीने नहीं देता। प्रदूषण रहित जीवन भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए और हम सबको इसके लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। महोदय, बात हो रही थी मिट्टी के बारे में कि जब मिट्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो मिट्टी के ईंटें बन रहे थे, उसकी ऊपर की परत खराब हो रही और साथ ही साथ हम प्रदूषण के द्वारा कोयला जला करके और राख भी पैदा कर रहे हैं। फ्राई ऐश के जब, लेकिन इसी देश में करीब करीब अब ये स्थिति हो गई है, पिछले दिनों मैंने सदन में उल्लेख भी किया था कि फ्लाई ऐश की खपत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो कम पड़ रहे हैं और अब उसकी एक व्यावसायिक वैल्यू हो गई है, जो पहले एक समस्या हुआ करती थी। महोदय, ये एक तथ्य है कि करीब करीब 2/3 जो एमिशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वो फॉसिल फ्यूल, कोयले जैसी चीज़ों को जलाने के कारण होता है। बाकी 1/3 में कंस्ट्रक्शन का गर्दा, सड़कों का गर्दा और बहुत सारे गर्दे होते हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बिजली हमारी आवश्यकता है और बिजली हमारी आवश्यकता है, इस बिजली को हम जितना अधिक रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करें उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इस दिशा में मैं गर्व के साथ कहता हूँ, एक भारतीय होने के साथ मुझे गर्व है कि जो भी वायदा हमने विश्व को किया था, हम उसमें अपने लक्ष्य से आगे चल रहे हैं। अभी हमने कहा है कि 175 गीगावाट 2030-40 तक हम कर देंगे और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों में बहुत बड़ी बात कही कि 2070 तक, जो किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, कि 2070 तक भारत नेट जीरो हो जाएगा कार्बन एमिशन के मामले में। और उसमें बहुत बड़ा रोल होगा ये फॉसिल फ्यूल की कमी के इसके कमी के कारण से। महोदय, कोल बेस्ड पावर प्लांट जिस पे हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं अभी, ये समझ के चलिए कि 2040-50 तक अपने पीक पे होंगे, उसके बाद में वो कम होते जाएंगे। आज हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी कोल आधारित है और बहुत करोड़ों लोग इस पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके सामने ये समस्या होने वाली है और उनके सामने समस्या होने वाली है कि ये जब कोयले की वैल्यू कम होगी, और दूसरी राज्यों को भी समस्या होने वाली है कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, जो कि उम्मीद करते हैं कि 2030 तक इस देश में करीब करीब 20% व्हीकल इलेक्ट्रिक से चलेंगे और अधिकांश व्हीकल वही चलेंगे, तो जो पेट्रोल का जो रेवेन्यू का फॉल होगा वो राज्यों को और केंद्र को भी अफेक्ट करने वाला है। लेकिन उसके कारण जो दूसरे फायदे होंगे शायद उससे कहीं ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस पॉल्यूशन के कारण हम लोग करीब करीब 3.5 लाख करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। महोदय, याज्ञनिक जी ने जो विषय उठाया है वो अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या इस तरह की और एक कमेटी बना करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे उसके ये सरकार इस क्षेत्र में युद्ध स्तर पे काम कर रही है, प्राथमिकता के आधार पे काम कर रही है और मैं उन्हें मैं तो आश्वस्त हूँ और मैं अपनी ओर से उन्हें भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि वो निश्चित रहें और सहयोग करें, सुझाव दें
और ये सरकार इस मामले को लेकर के सजग है। प्रधानमंत्री जी खुद इसमें रुचि ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम विश्व के अग्रणी देशों में होंगे और लोएस्ट पॉसिबल एमिशन वाले देश होंगे। धन्यवाद। Thank you. Dr. Fauzia Khan ji. Thank you, sir. I welcome the resolution that has been brought up by Dr. Ami Yajnik on a very important issue. And when I speak about it, I would like to bring to the notice of the government yesterday's question, a starred question which was asked yesterday by Lieutenant General Watts on air pollution. The reply that was given on that was, there is no conclusive data available to establish a direct correlation of death and disease exclusively with air pollution. Air pollution is one of the many factors affecting respiratory ailments and associated diseases. I think, sir, this attitude or this mindset is of grave concern. Because if the government is thinking this way, I don't know how it appeals to reason or logic, or does it defy all the statistics and all the studies that are available and that have been discussed here by everybody present? How can we say that air pollution doesn't have direct correlation with death and disease? I must ask, what about the rising incidence of cancer or other respiratory diseases? Are they not correlated with air pollution? The government, I feel, sir, that before any corrective measures are taken, acceptance is very important. And the government has to be willing to accept whatever points are raised. I wish to humbly put forth some questions before the government, sir. Number one, is it true that last week the Honorable Delhi High Court had asked the government to clear the air on constructive activities in Delhi in areas that fall under the domain of the center? Sir, has it expressed displeasure and questioned the government whether for them people's lives are more important or the construction of the central vista? Did the court make such observations? And if it is true, then is the government going to install air filters around the central vista area so that we also are very close in the neighborhood and we all are affected by this air pollution? Sir, धुंध की बार-बार चर्चा की गई है यहाँ पर, और जिस धुंध में हम रह रहे हैं वो हवा के अलावा हमारे मनों में भी चल रही है, इसकी चिंता जताई गई है। इस धुंध का छटना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है सर। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के साथ साथ इमोशनल पोल्यूशन, साइकोलॉजिकल पोल्यूशन, ब्रदरहुड पोल्यूशन, ये सब बातों की भी चिंता करना आवश्यक है। ऐसी चर्चा यहाँ पर की गई है तो संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। इस धुंध का छटना बहुत ज़रूरी है। सर, डिफॉरेस्टेशन इज़ एन इशू to counter which the government has come up with a very important flagship scheme of Ujjwala Yojana. The CAG report of 2019 that was placed before the Parliament has made several important observations on the leakages in this Yojana that need grave focus, particularly in forest and hilly areas where deforestation continues at the same speed, because wood is used as fuel in these areas. The most important observations of the CAG are that the refills are too low in these areas. I think the government needs to appoint a study group of parliamentarians to assess the impact of this very important scheme. Carbon emissions need to be taken care of. This has been discussed by everyone here. And that also, that our Honorable Prime Minister has expressed seriousness at the Glasgow Summit and has made a commitment to deal with it with all its graveness that it demands. But once again, I would like to express that our economic planning shall have to come up on the same page
with our commitments. Because this is a multi-dimensional approach that we need to take up, as Dr. Amar Patnaik here had also expressed. You have issues of deforestation, you have issues of waste management, there are issues of industrial waste, use of energy, farm practices, mining practices, behavioral issues of human beings, there are many other ecological issues. So there has to be a holistic approach to deal with the issues of climate change, because now climate change has become associated with our own existence at global level, and India has to do its bit. And therefore, I would like to urge the government to come up with a comprehensive legislation that ensures a wholesome policy to reach this goal. And with this, I would like to stop here. Thank you, sir. Thank you. Shri Ramchandar Jangra ji. आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय में चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आमिया जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाया है और आज बढ़ता हुआ प्रदूषण हम सब के लिए एक चुनौती है। इन्होंने वायु प्रदूषण का, धरती के प्रदूषण का, जल प्रदूषण का और यहाँ तक के ध्वनि प्रदूषण का भी जिक्र किया और साथ साथ कानून भी बताए कि सभी को प्रदूषण को रोकने के लिए कानून भी बने हैं, लेकिन फिर भी प्रदूषण नहीं रुक रहा है। मैं गीता एक श्लोक से इस अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मान्यवर, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यशाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। आम आदमी जिन विषयों के प्रति सोया रहता है उसको चिंता नहीं करता है, मुनि व्यक्ति उस विषय में सोचता है। लकड़हारा तब तक लकड़ी काटता रहेगा जब तक उसको लकड़ियां जंगल में मिलती रहेंगी, लेकिन पर्यावरणविद इस बारे में सोचेगा कि लकड़ी सारी की सारी कट गई, जंगल कट गया तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। लकड़हारे को तो केवल लकड़ियां चाहिए। मान्यवर, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूं अपने माननीय सांसदों को। कानून तो 1860 में बने, इससे पहले वातावरण भी साफ था, प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। मैंने बचपन में देखा है, मैं गांव में पैदा हुआ, तालाब के अंदर आखिरी घड़ा जो पानी का रहता था वो भी साफ रहता था। उस समय कोई आरओ नहीं था, कोई मिनरल वाटर नहीं था। हम तो अपने पशु चराने के लिए भी खेतों में जाते थे तो थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ मिल जाता था तो हम अपना कमीज ऊपर उठा के मुंह से अड़ा, यही हमारा आरओ था और यही हमारा फिल्टर था, उसी से पानी पी लेते थे। कभी कोई डिहाइड्रेशन नहीं हुई, पानी प्रदूषित नहीं होता था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कानून जब टूटता है तो कानून तोड़ने वाला आदमी उसकी सजा भुगतता है या जिसको वो प्रभावित करता है, लेकिन जब मर्यादाएं टूटती हैं तो पूरा समाज उसकी सजा भुगतता है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी ऐसी मर्यादाएं स्थापित की थी जिनके कारण हम स्वच्छ वातावरण के अंदर रहते थे। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस ओर ध्यान दिया, जैसा मैंने कहा था कि मुनि व्यक्ति सोचता है। गांव में दाह संस्कार के लिए जाते, कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती तो उसकी याद में तालाब के किनारे एक त्रिवेणी लगाया करते थे, जिसमें एक बड़, एक पीपल और एक नीम का वृक्ष होता था। और उस त्रिवेणी की रक्षा जैसे अपने बुजुर्ग की सेवा करते थे जिंदगी में, उसी तरह उस त्रिवेणी की भी रक्षा करते थे, उसको याद रखते थे। जब कोई और व्यक्ति गुजर जाता तो गांव के लोग दाह संस्कार के बाद तालाब में हाथ धोते थे तो थोड़ी सी मिट्टी निकाल के और जो जितनी भी त्रिवेणियां लगी होती थी उनकी जड़ों के साथ उस मिट्टी को लगा देते थे ताकि उसकी जड़ें खाली ना हो और वो सूखे ना हो, वृक्ष वो सुरक्षित यूं का यूं रहे। और बताते थे, चर्चा होती थी कि ये वृक्ष हमारे दादा ने लगाया था, ये 200 साल पुराना है, ये हमारे परदादा ने लगाया था, ये 250-300 साल पुराना है। और सबसे ऊंचे जो टहनी होती थी उसके ऊपर गिद्ध और चील अपना घोंसला बनाया करते थे। आज गिद्ध कहां पर है? वृक्ष गए तो गिद्ध भी गए
आज एक कुत्ता अगर मर जाता है तो 1 हफ्ते तक वो सड़ता रहता है, उसका प्रदूषण वायुमंडल के अंदर फैलता रहता है। लेकिन जब गिद्ध थे हमारे देश के अंदर तो 1 मिनट में एक चाहे बड़े से बड़ा पशु भी कोई भी मर जाता, उसको मेरी समझ में आध घंटे में उसका सारा का सारा मांस साफ कर देते थे, हड्डियां दिखाई देती थी, हड्डियां प्रोसेसिंग के लिए चली जाती थी। ये हमारे बुजुर्गों ने जो मान्यताएं स्थापित की हुई थी उनके कारण वो गिद्ध भी सुरक्षित थे, चील भी सुरक्षित थी। आज कहीं गिद्ध हमें दिखाई नहीं देते। आज छोटा सा कोई जानवर मर जाता है तो हफ्तों तक वो सड़ता रहता है। तो ये प्रकृति ने जो सारी चीजें बनाई हुई थी, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। इसके कारण आज हम इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें याद है दिवाली का जब त्योहार आता था तो मान्यवर वो सर्दियों की शुरुआत में दिवाली आती है तो हर घर के ऊपर कोई घी का दीपक लगाता था, कोई सरसों के तेल के दीपक लगाते थे। और हम तो बच्चे थे तो लाइन में लग के, और गांव का हमारा जो महाजन होता था, बढ़िया जिसको कहते हैं गांव में, उसके घर के आगे हम लाइन लगाते थे और एक छोटी सी लकड़ी की चिलम होती थी, उसके नीचे डंडा फंसा के उनमें घर से हम बिनोड़े लेके चलते थे, जो कपास का बीज जो होता है। और वो लाला जी सबके उसमें एक एक पलवा ऐसे पाव पाव तेल डालता रहता था और हम उसमें अग्नि लगा के सारे गांव में परिक्रमा करते थे। हम बच्चे गीत गाते हुए परिक्रमा करते थे और सारे गांव का वातावरण इतना सुगंधित हो जाता था कि सर्दी के आने वाले 3-4 महीने तक पर्यावरण की, प्रदूषण की कोई समस्या पैदा ही नहीं होती थी। आज दिवाली वाले दिन हम पटाखे बजाते हैं। दिवाली वाले दिन पहले प्रदूषण अगर कोई होता था वो भी निदान हो जाता था, समाधान हो जाता था। आज दिवाली के बाद हमारा सांस लेना दुर्भर हो जाता है, क्योंकि हमने वो सारी परंपराएं, वो सारी मर्यादाएं जो हमारे बुजुर्गों ने स्थापित की थी, वो सारी की सारी हमने तोड़ दी है। कोई कानून नहीं था कि आपको पटाखे बजाने हैं या दीपक लगाने हैं, लेकिन मर्यादाएं स्थापित की हुई थी हमारे बुजुर्गों ने। वो मर्यादाएं गई तो पूरा समाज आज उसका परिणाम भुगत रहा है। मैं इसी विषय में आना चाहता हूं आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए। माननीय आमिया जी ने भी बहुत सारी बातें की हैं और हमारे शुक्ला जी ने सारा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की सराहना की है और वास्तव में सराहनीय योग्य है। मान्यवर, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। हमारी जो परंपराओं की मैं बात कर रहा था, अब से 30 साल पहले सारे देश में चौमासा सिस्टम था। 30 साल पहले तक 4 महीने गर्मी पड़ती थी, 4 महीने सर्दी पड़ती थी और 4 महीने बरसात के होते थे। चौमासा सिस्टम था। अब साल में 10 महीने गर्मी पड़ती है और कोई मौसम का अनुमान ही नहीं, किस समय बारिश आ जाए और किस समय सर्दी पड़ जाए, किस समय गर्मी आ जाए, कोई मौसम का अनुमान ही नहीं, क्योंकि हमने सारी मर्यादाएं स्थापित की हुई थी। चौमासे के अंदर अपनी लड़कियों के यहाँ जो कुछ हम भेजते थे वो तेल की मिठाई होती थी। उसको हम हरियाणा प्रदेश में गुलगुले और सुहाड़ी बोलते थे। तो सारा गांव सुगंधित वातावरण से भरा हुआ रहता था, कोई पर्यावरण की समस्या होती ही नहीं थी। जो लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया वो गांव में आज भी लगता है। अगर गांव में कोई बीमारी आ जाती है तो गांव के लोग लॉकडाउन लगा देते हैं और उस गांव के अंदर हवन यज्ञ करके प्रत्येक घर के अंदर उसकी हवन की धूणी, उसका धुआं दिया जाता है और गांव से बीमारी चली जाती है। हमारे जो बुजुर्ग जो हैं, हमारे से ज्यादा साइंटिस्ट थे, हमारे से ज्यादा समझदार थे, जो उन्होंने परंपराएं स्थापित कर रखी थी। लेकिन आज अमेरिका का साइंटिस्ट तो कहता है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से हवा के अंदर 1 लाख गुना पॉजिटिव तरंगें आती हैं, सकारात्मक तरंगें पैदा होती हैं। लेकिन अपने देश में अगर हम ये बात कहेंगे तो कुछ लोगों की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर चोट लग जाएगी। सांप्रदायिक कहेंगे कि तो सांप्रदायिकता है, वो नहीं मानेंगे उसके विज्ञान को बिल्कुल भी। इसलिए हमें अपने मानसिक प्रदूषण को भी समाप्त करना पड़ेगा, तब ये वायु प्रदूषण समाप्त होगा और उसकी शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात आखिरी कहूंगा, ठीक है? तो मैं मान्यवर, मेरे नेता ने आज्ञा दी है। अभी चर्चा हो रही थी काफी, क्योंकि राजनीतिक चर्चा भी बीच में हो जाती है और हर चीज का राजनीतिक करने की कोशिश की जाती है। मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मैं मर्यादाओं की बात कर रहा था। गांव के अंदर आखिरी घड़ा तालाब का
सुरक्षित क्यों रहता था? एक मर्यादा थी कि चारों तरफ जितना कैचमेंट एरिया तालाब का है उस एरिया के अंदर कोई व्यक्ति शौच के लिए नहीं जाता था। ये मर्यादाएं थी। आज कोई परवाह नहीं करता। जिस गांव से पानी डिग्गी का हम पीते हैं, वाटर सप्लाई का पानी आता है, शहर में जिस डिग्गी में से पानी आता है उसके किनारे हम गंदगी फैला देते हैं। कोई परवाह ही नहीं करते, अपने घर से कोई शुरुआत ही नहीं करते। बहन जी बहुत अच्छा कह रही थी ध्वनि प्रदूषण के बारे में। शादियों में कई बार जाने का मौका मिलता है तो डीजे वहां पर बजता है, मैं तो उठ के चला आता हूं। जब वो डीजे की आवाज डम डम बोलती है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और आज केवल शहर नहीं, गांव भी कोई अछूता नहीं। और ये हम अच्छी तरह से आज भी हम गांव के अंदर रहते हैं, हम देखते हैं जिस गली से वो डीजे बजता हुआ निकल जाता है बारात के साथ, उस दिन उस गली की भैंसें दूध नहीं देती हैं, गवें भी दूध नहीं देती, उखड़ जाती हैं। वो पहले जब हम बारात में जाते थे तो या तो बीन बजती हुई चलती थी या वो बैग पाइपर होता था, वो बजता हुआ चलता था। तो भैंस जो 10 किलो दूध देती थी वो 12 लीटर देती थी शाम को। पहले वो था, वो ऐसी ध्वनि बीन से निकलती थी, बैग पाइपर से निकलती थी, जिसके अंदर एक आनंद होता था। लेकिन आज जब डीजे की आवाज होती है और उसके साथ जो बेउद्दापन और फूडपन होता है, उससे पशु तक भी अपना पशु दूध देने से उखड़ जाते हैं, तो फिर वायु का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मान्यवर, मैं इसी बात को अपने आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि हमें इसमें सार्थक पहल करनी होगी। और इस किस्म का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है। और हम हरियाणा प्रदेश में भी जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक योजना चालू की गई है। तालाबों की स्वच्छता के लिए योजना चालू की गई है। अगर किसी को पर्यावरण का कंट्रोल करना है तो मैं कहता हूं महाभारत का विदुर नीति उठाओ। विदुर नीति में धर्म की परिभाषा दी गई है और महात्मा विदुर ने लिखा है कि किसी पूजा पद्धति का नाम धर्म नहीं है। हम उत्तर में मुंह करके राम का नाम लेते हैं या दक्षिण में मुंह करके लेते हैं या पूर्व में करके लेते हैं या पश्चिम में करते हैं, ये कोई धर्म नहीं है। ये अपनी अपनी एक पूजा पद्धति, अपना रहने का एक तरीका है। धर्म की परिभाषा महात्मा विदुर ने लिखा है कि तालाबों के जल को स्वच्छ रखना भी एक धर्म है, वृक्षों की हरियाली की सुरक्षा करना भी वो भी एक धर्म है, माँ बाप की बुढ़ापे के अंदर सेवा करना वो भी एक धर्म है, किसी अबला की इज्जत की सुरक्षा करना वो भी एक धर्म है। धर्म की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन यहां तो एक अगर वंदे मातरम भी कह देंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर देंगे तो भी सांप्रदायिक हो जाएंगे और धर्म निरपेक्षता के ऊपर चोट लग जाएगी। जब पूरे राष्ट्र का ही कोई धर्म नहीं होगा तो फिर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। धर्म की परिभाषा ये पूजा पद्धति नहीं है। तो मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैंने जिक्र किया था कि इसके लिए मैं एक अपना उदाहरण दूंगा आपको। जिस समय पहली बार 14 घंटे का लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, और मैं व्यक्तिगत अपना एक अनुभव का उदाहरण आपको देता हूं, तो हमने परिवार ने फैसला किया कि हम 14 घंटे का समय कैसे बिताएं। तो मान्यवर, हमने फैसला किया परिवार ने कि 14 घंटे तक हम यज्ञ करेंगे घर में। हमने 10 लीटर गाय का घी लिया और 10 किलो सामग्री शांति कुंज हरिद्वार से मैंने मंगवा के रख रखी थी, वहां आता जाता रहता हूं, संविदा का इंतजाम किया। और आपको एक अनुभव की बात बताता हूं। अब मैं पॉलिटिकल आदमी, मेरी धर्मपत्नी ने 50-50 लोगों की चूल्हे के ऊपर रोटियां पकाई है। उनकी आंखें बिल्कुल, थोड़ा सा भी धुआं लग जाए एलर्जी पैदा होगी। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते जी ये तो एलर्जी है, इनको थोड़ा सा भी धुएं के नजदीक मत आने देना और कोई इलाज नहीं है। और हमने जो 14 घंटे घर में यज्ञ चलाया, सारा दिन वो यज्ञ के ऊपर बैठी 108 मंत्र एक बार गायत्री के, 108 मंत्र एक बार महामृत्युंजय के, और सुबह 7 बजे शुरू करके रात के 9 बजे तक हमने 14 घंटे घर में यज्ञ किया। तो मैं आपको अचरज की बात बताता हूं, मेरी धर्मपत्नी की आंखें ठीक हो गई। मतलब कितना यज्ञ परंपरा हमारे बुजुर्गों जो चलाई हुई थी, वो प्रदूषण का अपने आप ही कंट्रोल हो जाता था। लेकिन आज हम यज्ञ की बात कहेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो इसलिए कहता हूं
कि वायु प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा, जल का प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा, पृथ्वी का प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। अगर दिवाली वाले दिन ये कहेंगे भाई बच्चे नहीं मानते पटाखे बजाते, हम क्या करें? शादी में ये कहेंगे बच्चे नहीं मानते तो डीजे बुलाएंगे, हम क्या करें? जो कुछ भी करें, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए गीता का आखिरी एक और श्लोक कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यदा यद आचरित श्रेष्ठतर देवत्रो जने स यत् प्रमाणित करते लोकस्तत् अनुवर्तते, कि बड़े लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं छोटे उसी का अनुकरण करते हैं। हम इस महान सदन के अंदर बैठे हुए हैं, ऊपरी सदन इसका नाम है, और इसके अंदर कभी कृषि बिल के ऊपर राजनीति होती है, कभी वेल के अंदर आके नारे लगाए जाते हैं, कभी हाउस को डिसरप्शन। हम तो नए नए आए थे, आते ही लॉकडाउन में फंस गए, फिर इस डिसरप्शन में फंस गए। पहली बार मैं अपनी बात इसमें सदन में कह रहा हूं, इतने लंबे समय तक मौका मिला। तो इसलिए अब इतने अच्छे विषय के ऊपर आमिया जी ने विषय रखा है, हमें दिल खोल के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये कांग्रेस से है या किस पार्टी से है या उस पार्टी से है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा हमने कहा, इस बात के ऊपर पूरा सजग है, सरकार का सार्थक सहयोग दें। और कोई भी अगर मुद्दों के ऊपर आलोचना होती है, आप आलोचना करिए, और वो भी स्वस्थ आलोचना करिए, बैठ के करिए, बजाय के हमारे जैसे नए आदमी आए उनको 1 मिनट का टाइम ही ना मिले बोलने का। तो इसमें मामिया जी का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने अच्छा विषय उठाया और तमाम लोगों ने अपनी राय दी। लेकिन कुछ लोग अपने बीच बीच में वो राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश करते हैं। तो मैं वो चले गए अपने मनोज झा जी, उन्होंने अच्छा कहा था कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, कि हर इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। मैं पीछे हूं तो इसलिए यही बैठे तो उस परेशानी को छोड़ दें उस परेशानी को छोड़ के और आपस में सहयोग करते हुए देश के लिए जो सही है उसमें सब मिलजुल के सहयोग करें और इस देश को सुंदर और स्वस्थ बनाएं, जैसा प्रधानमंत्री जी का सपना है। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना, उसको साकार करने के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। The message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 10th December 2021 adopted a motion recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one member from the Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes of the House for the unexpired portion of the term of the committee. Vice Dr. Banda Prakash resigned from Rajya Sabha and do communicate to Lok Sabha the name of the member so nominated by Rajya Sabha. Shri Ajay Pratap Singh ji. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय सांसद श्रीमती अमी याज्ञनिक द्वारा प्रस्तुत संकल्प के संदर्भ में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जो विषय उन्होंने सदन में रखा है बहुत ही सामयिक है, प्रासंगिक है और संवेदनशील है। आज हम सब लोग पर्यावरण की समस्या के संदर्भ में चिंतित हैं। अभी थोड़ा बहुत हमारे आसपास का वातावरण जीने लायक है, लेकिन समय रहते अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा कि मानव मात्र का जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। मैं इस विषय पर मैं अपनी बात आपसे साझा करूं उससे पहले अपने जीवन के 3 प्रसंगों का उल्लेख करना चाहता हूं।
इस विषय की संवेदनशीलता मुझे इतना अधिक झकझोरती है क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये 3 प्रसंग घटित हुए हैं। पहला प्रसंग तो कोरोना का है। पूरी मानवता परेशान रही है। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में हमसे बिछड़ गए। कोरोना महामारी स्वास्थ्य पे आधारित थी, ऑक्सीजन पर आधारित थी, इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण प्रदूषित होगा तो ऑक्सीजन का संकट खड़ा होगा। एक कोरोना जाएगा तो दूसरा कोरोना आएगा, नया रूप बदल कर आएगा और अंत में समूची मानवता को निगल जाएगा। इसलिए सचेत होने की आवश्यकता है। मेरे जीवन का जो दूसरा प्रसंग है, आज से 2 वर्ष पूर्व कामकोचपीठ के शंकराचार्य, परम श्रद्धेय आदरणीय, जिनके चरणों में मैं प्रणाम, मुझे दक्षिण भारत में बुलाया था और कावेरी नदी के दर्शन कराया था। उन्होंने कावेरी स्नान के लिए मुझे बुलाया था। उनके कथन के अनुसार जिस तिथि पर मुझे आमंत्रित उन्होंने किया था वो बहुत दुर्लभ तिथि थी। 5-1 वर्षों में एक आध बार ऐसी तिथि इस कैलेंडर में आती है। और जब मैं कावेरी स्नान के लिए उपस्थित हुआ तो मैं ढूंढ रहा था नदी कहां पर है। पूरी तरीके से कावेरी नदी मृत हो चुकी थी, पानी की एक बूंद नहीं थी। कावेरी स्नान करने वाले लोग कावेरी नदी के अंदर ही कुछ कुएं बनाकर और मग्गों से स्नान कर रहे थे और नदी स्नान का पूर्ण लाभ उठा रहे थे। यह दृश्य मुझे झकझोरने वाला था, मुझे पीड़ा देने वाला था। और तीसरा प्रसंग है मेरे गृह जिले सीधी और सिंगरौली का। सिंगरौली हमारा आज भी आकांक्षी जिला है और आकांक्षी जिले होने के नाते अभी भी वहां पर अनेक बुनियादी आवश्यकताओं की समस्याएं बनी हुई हैं, बुनियादी जरूरतें बनी हुई हैं। मैं जिस प्रसंग का उल्लेख कर रहा हूं आज से लगभग 25-30 साल वर्ष पुराना प्रसंग है। मैं युवा अवस्था में ही एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था। बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त का मौसम होगा, उस समय आवागमन के भी साधन कठिन थे, रोड रास्ते का भी अभाव था। और बरसात के मौसम में ऐसे स्थानों पर जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो पीने के पानी की होती है। और सिंगरौली जिले में एक गांव है दुधमनिया, उस गांव में पानी के संकट के कारण, साफ पानी न उपलब्ध होने के कारण, गंदे नाले का पानी पीने के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी एक साथ। हम लोग वहां पर पहुंचे थे। उस समय जो गांव का परिदृश्य था, पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था, पूरा गांव वेदना में डूबा हुआ था। इस घटना ने भी मुझे बड़ा आंदोलित किया और प्रभावित किया। इसलिए जिस विषय को कंक्लूड करें। आदरणीय याग्निक जी ने उठाया है, मैं उस विषय की संवेदनशीलता से परिचित भी हूं और सहमत भी हूं। भारत हमेशा पर्यावरण के मुद्दों के संदर्भ में हमेशा गंभीर रहा है और जब भी वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में कोई संधि हुई, कोई चर्चा हुई, कोई समझौता हुआ, भारत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चाहे वो जिनेवा का समझौता हो, चाहे क्योटो में जो प्रोटोकॉल कन्वेंशन हुई हो, पेरिस समझौता है और अभी हाल में ग्लासगो समझौता है।
भारत ने न केवल भाग लिया बल्कि अग्रणी भूमिका निभाई और विश्व को मार्गदर्शन दिया है और पूरी ताकत के साथ मार्गदर्शन दिया है। यद्यपि जो आंकड़े संकल्प में प्रस्तुत किए गए उस आंकड़ों से भारत की स्थिति बड़ी भयावह दिखाई देती है, लेकिन हम वैश्विक मापदंड पर अगर भारत को आंकें तो अभी दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जो पर्यावरण को भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज्यादा प्रदूषित हैं। भारत में जो आबादी निवास करती है वो दुनिया की लगभग 17% आबादी निवास करती है और भारत का दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में हिस्सा है वो इसी परिमाण में होना चाहिए, लेकिन कार्बन स्पेस 2C के लिए जो भारत का वर्तमान में योगदान है वो मात्र 1.2% है और कार्बन 15C के लिए जो कार्बन स्पेस होना चाहिए वो वर्तमान में 1.8% है और आबादी के अनुसार अगर भारत की हिस्सेदारी को हम आंकें तो ये क्रमशः 17% और 15% होना चाहिए। तो इस लिहाज से दुनिया के पर्यावरण के दृष्टि से भारत का योगदान इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इस बात की पैरवी कर रहा हूं क्यों हमको पर्यावरण के संदर्भ में चिंता नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण के संदर्भ में उपाय नहीं करने चाहिए, पर्यावरण के संदर्भ में आवश्यक कदम नहीं उठाने चाहिए। बिल्कुल उठाने चाहिए और याग्निक जी ने सही समय पर घंटी बजाई है। मैं सदन में इस बात को भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण का जो सीधे संबंध है वो हमारी जीवन शैली से है। हमारी जीवन शैली जैसी होगी उसका वैसे ही पर्यावरण पे असर पड़ेगा। अगर हमारी जीवन शैली विलासी होगी, भोग प्रधान जीवन शैली होगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अधिक से अधिक सुविधाओं को उपभोग करेंगे और बदले में पर्यावरण को प्रदूषण ही देंगे। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली प्रकृति के अनुकूल होगी, प्रकृति से सामने बैठाकर अगर हम जीवन जिएंगे तो प्रकृति में हमारा प्रदूषण का जो योगदान होगा वो बहुत न्यून होगा, बहुत कम होगा। हमारी केंद्रीय सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्य को बहुत कुशलता पूर्वक कर रही है। यह बड़ा नाजुक संतुलन है। एक तरफ विकास की मांग है कि विकास हो, देश आगे बढ़े, दूसरी तरफ आर्थिक संदर्भों में भी विकास को देखा जाता है। हम सबका सपना है कि हम दुनिया की 5 बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में भारत का भी नाम देखें, भारत शुमार हो। और तीसरी तरफ हमको पर्यावरण की भी चिंता करनी है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से विकास करेंगे, भौतिक दृष्टि से विकास करेंगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा, और पर्यावरण की चिंता करेंगे तो विकास की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे, आर्थिक दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। तो इसके बीच में हमको सामने बैठाना पड़ेगा और संतुलन बैठाना पड़ेगा। हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से इन विषयों का अध्ययन किया है और भारत की जीवन शैली में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। आदरणीय मोदी जी ने भारत को संदेश देने के लिए स्वच्छता मिशन लागू किया और स्वयं भारतीयों को संदेश देने के लिए झाड़ू थामी। झाड़ू थामने के पीछे जो उनका संदेश था वो संदेश ये था कि हम व्यक्तिगत जीवन शैली में चाहे जितने भी साफ सुथरे तरीके से अपने जीवन यापन करें, लेकिन जो हमारा सामाजिक सरोकार है
उस सामाजिक सरोकारों से हमको जुड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अपना घर आंगन साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरीके से हम जिस गली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, नगर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उसकी भी साफ सफाई पर हम चिंता करें। और उसके लिए हमको केवल दूसरों का मुंह ताकना नहीं है, अपने से ही प्रारंभ करना है। यहां उज्ज्वला गैस की बात हुई है। उज्ज्वला गैस प्रथम दृष्टया तो बड़ी साधारण योजना लगती है और लगता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है। महिलाओं के जो स्वास्थ्य है, आंखें हैं, उनको सुविधा देने के लिए ये योजना लागू की गई है। लेकिन उज्ज्वला योजना पर्यावरण से भी जुड़ी हुई योजना है। आज 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैसें वितरित हो गई हैं। इसी का असर है कि आज पूरे देश में जो वनीकरण है उसकी संख्या बढ़ी है, उसका परिक्षेत्र बढ़ा है। ऑनरेबल मेंबर कंक्लूड करें। जंगली जानवरों की संख्या बढ़ी है। बहुत सारे विषय हमारे पूर्व सदस्यों ने आपके समक्ष रख दिए हैं। मैं आदरणीय अमी याज्ञनिक जी से कहना चाहूंगा कि जो संकल्प है उसके पूर्वार्ध से तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। जिन विषयों को आपने उठाया है वो स्वागत योग्य है, उनसे असहमत होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन संकल्प का जो उत्तरार्ध है, जिसमें आपने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात की है, उससे मैं पूरी तरीके से असहमत हूं। कोई अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। हमारा यह सदन बड़ा सक्षम मंच है। जब हम आज इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, तो जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, जब कभी ऐसी चुनौती खड़ी होगी, तब भी हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं और निदान के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय समितियों का भी प्रावधान है। उन संसदीय समितियों में भी सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है। वहां पर भी अच्छी खासी चर्चा होती है, सभी दृष्टिकोण सामने आते हैं और उसके आधार पर भी हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। मनोज झा जी ने, हमारे एक दो मित्रों ने मानसिक पर्यावरण की भी चर्चा किया। मैं भी उनके बात में हाँ मिलाता हूं कि बिल्कुल आप मानसिक पर्यावरण की जो चर्चा कर रहे हैं उसको जरा ठीक करिए उसको, क्योंकि ये सदन जो है इस टेबल पर कूद कर नाचने का सदन नहीं है। इसके लिए आपको नहीं भेजा गया। जो पेपर फाड़कर आप महासचिव के चेहरे पर उछालते हैं, जो आसंदी के ओर फेंकते हैं, वो भी पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप है। बौद्धिक दिवालियापन है, बौद्धिक प्रदूषण है। हमारी बहन अगर इतना प्रदूषण के बारे में चिंतित है तो मेरा उनसे आग्रह है कि अपने साथियों को समझाइए कि यह सदन हुड़दंग मचाने का मंच नहीं है, यह सदन चर्चा करने का मंच है और चर्चा के माध्यम से भारत के भविष्य को तय करने का मंच है, भारत की समस्याओं का निदान करने का मंच है, भारत की आवश्यकताओं को चिन्हित करने का मंच है और पूरे भारत को संवेद लेकर आगे बढ़ने का मंच है। जिस दिन आप अपने साथियों को समझाने में सफल होंगी, तो मैं समझता हूं कि सदन का भी प्रदूषण दूर होगा और सदन में सार्थक चर्चा के माध्यम से भारत का भी प्रदूषण दूर होगा और विश्व का भी प्रदूषण दूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरद्वार दुबे जी। मान्यवर, आज समस्त विश्व के समक्ष जो सबसे ज्वलंत समस्या है वो है पर्यावरण और ख़ास तौर से ग्लोबल वार्मिंग, और उसका असर जहाँ पूरे देश विदेश में है, वो उसका असर थोड़ा सदन में भी है कि उसे इतनी यहाँ का पर्यावरण खराब हो गया कि 4 लोग बैठे हैं कुल। ये पर्यावरण का असर है सर। लंबी भाषण हम दे लेते हैं, लेकिन जब विषय उठाते हैं तो उठाने के बाद अपनी बात कहकर बाहर चले जाते हैं। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ कि वही उसी का एक अंग है। जहाँ तक चलना चाहिए वहाँ तक चलता है। तो विषय को उठाते समय पर्यावरण जैसे शब्द, गहन शब्द जो बहन जी ने उठाया है, याज्ञनिक जी ने, सचमुच जो विश्व के समक्ष एक चैलेंज है। और इसी कारण से विश्व ने तय किया है कि 70 के दशक तक हम केवल 1.5% ही तापमान की वृद्धि होने दें।
ग्लोबल वार्मिंग में, केवल 1.5%। और 1.5% कहाँ तक कब तक पूरा होता है? यदि इस पर हम कृतसंकल्पित देश होता है, सारे देश होते हैं, तो संभवतः शायद कुछ ग्लोबल वार्मिंग में कुछ कमी आए। मानवर इसका अर्थ जहाँ जलवायु का परिवर्तन, जब वातावरण का परिवर्तन होता है वहीं पर से ये शुरू होता है। आज देखिए, मैं सामान्य शब्दों में एक बात कहूँ, बड़े विषय लोगों ने उठाए हैं कि हम पहले शहरों में रहते थे, देखिए एक नदी, कोई ना कोई छोटी मोटी शहरों में नदी रहती थी, और उस नदी के जल से घर में दाल बनती थी। दाल जो पकाई जाती थी नदी, गांव में तालाब के पानी से दाल बनती थी, क्योंकि गांव के कुएं का पानी मीठा नहीं होता था। आज ये हालत हो गई, पानी दाल गलाने की तो छोड़िए, उसमें कपड़े धोने की स्थिति नहीं है। हम तो आपके दो नदी बगल के पास के दिल्ली के दिखा देते हैं, एक तो आपकी यमुना जी, और दूसरे बगल के गाजियाबाद में जो कौन सी नदी है वो हिंडन। आप दोनों में नदी में यदि सीधे आप आंख ऊपर करके चल दें तो पता नहीं चलेगा कि आप जमीन से चल रहे हैं कि नदी पर चल रहे हैं। ये स्थिति पैदा कर दी गई है। इसमें किसने किया है? हमने किया। और इसको यदि हमने इसको ठीक कर दें, हमने एक विषय पहले उठाया था, इसी के ऊपर मनोहर एक बार मैंने जमुना जी को लेकर के पिछले सत्र विषय को उठाया था और कहा था कि इससे अनेक प्रकार के कीड़े जीव जंतु पैदा होते हैं जो हमको नुकसान करते हैं, और अनेक प्रकार के जानवर भी मर जाते हैं। जानवर भी इस जलवायु प्रदूषण के कारण से कई प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अब विषय को उठा सदन में, धन्यवाद देंगे कि सदन उठाया गया है, और उठाने के बाद इस पर बहस भी हो रही है, सार्थक बहस हो रही है। लेकिन इस बहस को कितना हम ग्राह्य कर रहे हैं, इसका प्रमाण इस सदन की संख्या है। इसलिए मैंने कहा कि इस ग्लोबल वार्मिंग का असर इस सदन के सदस्यों पर भी हुआ है। अब शाह साहब अब तो बोलेंगे नहीं, अब शाह साहब कुछ नहीं कहेंगे इस पर, कि कुल 4 लोग विपक्ष में हैं और हम 20 लोग हम पक्ष में हैं, 20-25 होंगे मुश्किल से। तो हमारे ऊपर जब विषय गहन है, विषय कुछ गंभीर है, तो उसके चर्चा के समय हम सबको यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए। लेकिन अब इसके लिए क्या कारण है? केवल हल्ला किए, हल्ला करके भी, हल्ला करने के बाद भी कुछ लोग यहाँ आते हैं तो एक कैमरा जो लगा इसकी तरफ पर चेहरा लगाते हैं। आपको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग यहाँ नारा लगाएंगे तो इधर कैमरा लगा, उधर चेहरा जरूर करते हैं और आगे आ जाएंगे। मैं ही कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए क्या अर्थ है उनका। केवल सदन के अंतर्गत हम हल्ला करके आम जनता के बीच में कल अखबार में छप जाए कि मैंने हल्ला किया सदन में, तो हल्ला का वो खुद ही करें कि वो भी एक तरह से प्रदूषण है, वो भी प्रदूषण है, अखबारों में छपता है। इसके बाद उनका नाम करते हैं, आए और बोले, और देखिए सेंट्रल में बैठ के गप्पे मारोगे, जितने यहाँ बोले सब लोग बोल रहे हैं। तो इस गंभीरता कहाँ रही? इस गंभीरता का प्रश्न आप उठाइए, इस विषय की गंभीरता कहाँ रही? खैर मानवर, अभी ग्लासगो सम्मेलन हुआ था, इस देश के मूर्धन्य प्रधानमंत्री ने जो विषय रखा, 5 मंत्र दिया, उसको मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। और एक बार इससे बड़ी बात तो समाप्त करूंगा। 5 मंत्र उन्होंने विश्व के समक्ष दिया और विश्व को दिखा दिया कि भारत 17% आबादी का होने के बाद भी भारत में जो ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु प्रदूषण है वो अभी अन्य देशों से कम है। 17% आबादी हमारी है। तो इस देश के जो प्रधानमंत्री है उसने ग्लासगो सम्मेलन में सबको दिशा दिया है, और दिशा में 70 को डेडलाइन दी गई है कि डेडलाइन में बाद उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान वायु प्रदूषण विहीन हो जाएगा। कोशिश है, कम से कम इतनी हिम्मत से कहा। तो मैं उस 5 मंत्र को आपके सामने पढ़ के एक बार सुनाऊंगा। सब लोगों ने सब चीज पढ़, मैं इसी पढ़ता हूँ। भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 500 मेगावाट करेगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक संभावित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्सर्जित कार्बन को 45% से नीचे लाएगा। पांचवा, 2070 तक भारत निवल शून्य का लक्ष्य हासिल करेगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम प्रदूषण के समस्त स्रोतों का पुनः आकलन करना होगा और एक कारगर रणनीति तय करनी होगी। मानवर,
इस बात को मैंने इसलिए सदन में कहा कि जिस विषय को उठाया गया है उसमें हमारे देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कितना आगे जाकर के विश्व को दिशा दिया है, और इसीलिए आज जितने अखबार उन्होंने छपा, अखबारों ने लाइन्स दी, विचारकों ने जो विचार दिए, उन्होंने इस बात को कहा कि भारत इसका अग्रसर होगा, भारत एक नया दिशा देगा। मैं माननीय एक बात कहना चाहता हूं कि ग्लासगो सम्मेलन के 23वें मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंचयुग का महामंत्र दिया, जिसमें देश को गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 5, यही बात मैं कहा। भारत घरेलू स्तर पर जिन स्वच्छ तकनीकों का निरंतर परिवर्तन कर रहा है, उनका काप 26 के आलोक में संबंध समाचीन होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सब्सिडी, एथेनॉल मिश्रण और पीवी और बैटरी निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जहां तमाम देश ब्लू और ग्रीन दोनों जिस्म के समर्थन करने की दोहरी अवधारणा का अनुसरण कर रहा है, वहीं भारत एक विशिष्ट ग्रीन गैस को शून्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। मान्यवर, देखा जा रहा है कि अधिकांश देशों द्वारा निर्धारित दीर्घकालीन लक्ष्य ऐसी प्रायोगिकियों पर निर्भर है माननीय सदस्य, जो अभी तक पूर्ण रूप से ऑनरेबल मेंबर, 5 बज गए हैं, आज का कार्यकाल 5 बजे अभी कंटिन्यू रुकेगा रहेगा ना? ये कंटिन्यू होगा 23 होगा दिसंबर सर? को, 23 दिसंबर धन्यवाद। 23 दिसंबर